पांचवी प्रश्नावली का अगला एग्जाम्पल देखिए। दर्शाइए प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत होता है। यहाँ पर बात हो रही है प्रत्येक बहुपदीय फलन की। अब प्रत्येक बहुपदीय फलन मतलब जितने भी बहुपदीय फलन है वो सभी के सभी संतत होते हैं। अब यहाँ पर सभी के सभी बहुपदों को तो हम लिख नहीं सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बहुपद का व्यापक रूप लिख लेंगे। तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, n घात के बहुपद का व्यापक रूप होता है px बराबर a0 प्लस a1 x की घात 1 प्लस a2 x की घात 2 प्लस डॉट 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 प्लस an x की घात n। यहाँ पर प्रत्येक बहुपदीय फलन की बात हो रही है, इसके लिए हमने बहुपद का व्यापक रूप लिख लिया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये फलन संतत होता है। तो कोई भी फलन संतत फलन कब होता है, जब वह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो ये बहुपदीय फलन संतत फलन कब होगा, जब यह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। तो बहुपदीय फलन का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। बहुपदीय फलनों का प्रांत क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब हम देखेंगे कि प्रांत में ये बहुपदीय फलन संतत है या नहीं। अब देखो, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर हमें देखना है। तो प्रांत में तो अनंत बिंदु है, तो अनंत बिंदुओं पर तो हम देख नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वही स्वैच्छिक चर लेकर चलेंगे और देखेंगे कि इस स्वैच्छिक चर पर संतत है या नहीं। तो मानना स्वैच्छिक चर C है। अब देखो, इस प्रश्न को हमने स्थितियां बनाकर हल नहीं करे। इस प्रश्न को यहाँ पर स्थितियां क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ये फलन टूटा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्थितियां नहीं बनेगी। माना स्वैच्छिक चर C है, C कौन से मान ग्रहण करेगा, वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। C वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। अब C पर देखो ये संतत है या नहीं। तो x बराबर C पर पहले ज्ञात करेंगे LHS लिमिट x टेंडिंग टू C माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू C माइनस, फलन क्या दे रखा है, फलन दे रखा है a0 प्लस a1 x की घात 1 प्लस a2 x की घात 2 प्लस डॉट 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 प्लस an x की घात n। अब जहाँ जहाँ इस फलन में x दिख रहा है वहाँ पर रख दो C। तो a0 प्लस a1 C प्लस a2 C स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an C की घात n। ये आ गया x बराबर C पर LHL का मान। साथ में यहाँ पर ध्यान में रखना कि ये जो a1 a2 a3 लिखा हुआ है ये सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और ये जो घात यहाँ पर होती है ये घात होती है पूर्ण संख्या। घात कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। अब ज्ञात कर लो RHL का मान। लिमिट x टेंडिंग टू C प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू C प्लस fx लिखो a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x की घात 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an x की घात n। अब रख दो x की जगह C। तो a0 प्लस a1 C की घात 1 प्लस a2 C की घात 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an C की घात n। अब ज्ञात कर लो x बराबर C पर फलन का मान। तो इस फलन में x की जगह रख दो C और यहाँ पर हमने इस फलन को P के द्वारा लिख लिया, तो यहाँ पर f लिख लो। तो C पर फलन का मान आ जाएगा a0 प्लस
a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an(c की पावर n। तो अब यहाँ पर देखो LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर है। LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान तीनों बराबर है। इसका मतलब अक्ष बराबर C पर फलन संतत है। अक्ष बराबर C पर फलन संतत है। C पर संतत है और C जो मान ग्रहण करेगा उन पर भी फलन संतत होगा। तो C मान ग्रहण कर रहा है वास्तविक संख्याओं के, तो वास्तविक संख्याओं पर भी फलन संतत होगा। अतः वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है और वास्तविक संख्या ही इसका प्रांत है। मतलब प्रांत की सभी संख्याओं पर संतत है, सभी संख्याओं पर संतत है, इसलिए इस फलन को कहेंगे संतत फलन। और ये फलन कौन सा है? बहुपदीय फलन। तो बहुपदीय फलन एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। बहुपदीय फलन कैसा है? एक संतत फलन है। और इस बात का उपयोग करेंगे हम आगे कई प्रश्नों में। अब हमें ध्यान में रखना है कि जो बहुपदीय फलन होता है वह संतत फलन होता है। अगला उदाहरण देखो, इसमें हमें एक महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है और इस महत्तम पूर्णांक फलन के समस्त अशांतता के बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले ये समझते हैं कि जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये कार्य किस प्रकार से करता है। तो इसके लिए हम अक्ष के मानों की संख्या रेखा बनाते हैं। अक्ष के मानों की संख्या रेखा बनाएंगे। इस साइड माइनस अनंत, यहाँ पर प्लस अनंत, यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं शून्य, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर लिख लेते हैं -1 और एक मान और लिख लो -2। अब इस फलन में कोई पूर्णांक संख्या लिखी जाती है, अक्ष की जगह कोई पूर्णांक संख्या लिखी जाती है, तब तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान वही पूर्णांक संख्या होता है। जैसे इस महत्तम पूर्णांक फलन में 0 लिख दिया तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा 0। जैसे इस महत्तम पूर्णांक फलन में संख्या 1 लिख दी तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा 1। इस महत्तम पूर्णांक फलन में संख्या 2 लिख दी तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा 2। मतलब इस महत्तम पूर्णांक फलन में यदि कोई पूर्णांक संख्या आ जाए तब तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान वही पूर्णांक संख्या होगी। जैसे महत्तम पूर्णांक फलन में संख्या आ गई -2 तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा -2। महत्तम पूर्णांक फलन में संख्या आ गई -1 तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा -1। कहने का मतलब इस महत्तम पूर्णांक फलन में यदि कोई संख्या आ जाती है और वो संख्या कौन सी? पूर्णांक संख्या। यदि इस महत्तम पूर्णांक फलन में कोई पूर्णांक संख्या आ जाए तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान वही पूर्णांक संख्या होता है। अब मान लो पूर्णांक संख्या नहीं हो तो जैसे 0 और 1 के बीच की संख्या आ जाए, 0 और 1 के बीच की, तो इनके बीच की यदि कोई संख्या आ जाए तब इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा इन दोनों में से जो छोटी पूर्णांक संख्या है उस संख्या के बराबर। तो दोनों में छोटी संख्या है 0 तो महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा 0 के बराबर। यदि 1 और 2 के बीच की पूर्णांक संख्या आ जाए, 1 और 2 के बीच की कोई संख्या आ जाए, 1 और 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच की कोई संख्या आ जाए तब इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा इस छोटे पूर्णांक संख्या के बराबर अर्थात 1 के बराबर। यदि इस महत्तम पूर्णांक फलन में -2 और -1 के बीच की संख्या आ जाए तब इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा इन दोनों में से जो छोटी पूर्णांक संख्या है उस संख्या के बराबर। -1 और 0 के बीच की संख्या आ जाए तब इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा इन दोनों में से छोटे पूर्णांक के बराबर, -1 के बराबर। इस प्रकार ये महत्तम पूर्णांक फलन कार्य करता है। महत्तम पूर्णांक फलन का जो प्रांत होता है वो होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। प्रांत के किसी भी बिंदु पर यदि फलन का आलेख टूट रहा है,
प्रांत के किसी भी बिंदु पर फलन का आलेख यदि टूट रहा है तो उस बिंदु पर वह फलन संतत नहीं होता है। तो हम बात करें इस महत्तम पूर्णांक फलन के आलेख की, तो इसका जो आलेख होता है यह आलेख पूर्णांक संख्याओं पर तो टूटा हुआ होता है और पूर्णांक संख्याओं के अलावा अन्य जो संख्याएं हैं उन संख्याओं पर इसका आलेख टूटा हुआ नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक संख्याओं पर तो ये फलन होता है असंतत और पूर्णांक संख्याओं के अलावा जो अन्य संख्याएं उन संख्याओं पर यह फलन होता है संतत। तो अब हम इन्हीं दो स्थितियों को लेकर चलेंगे। एक स्थिति तो हम ये बना लेंगे कि x एक पूर्णांक संख्या हो और दूसरी स्थिति ये बना लेंगे कि x एक पूर्णांक संख्याओं के अलावा अन्य वास्तविक संख्या हो। तो यहाँ पर हम दो स्थितियां बनाएंगे। स्थिति नंबर 1, x एक पूर्णांक संख्या हो, x एक पूर्णांक संख्या हो। और सेकंड स्थिति क्या बनाएंगे, x पूर्णांक संख्याओं के अलावा x पूर्णांक संख्याओं के अलावा अन्य वास्तविक संख्या हो, अब देखो पहली स्थिति x एक पूर्णांक संख्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x एप्सिलॉन i। अब देखो पूर्णांक संख्याएं तो होती है अनंत। अब अनंत संख्याओं पर चेक करने का तरीका वही स्वैच्छिक चर लेकर चलना है। तो लिखते हैं मानना c स्वैच्छिक चर है, मानना स्वैच्छिक चर c है। c कौन से मान ग्रहण करेगा, पूर्णांक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। तो c पूर्णांक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। अब चेक करो x बराबर c पर, तो LHL ज्ञात करो पहले। अब देखो LHL में क्या लिखेंगे, LHL में लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h, और RHL में लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h। बाईं सीमा को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और दाईं सीमा को भी इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब देखो एफ सी माइनस एच, तो यहाँ पर x की जगह c माइनस एच रख दो तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और बड़े कोष्ठक के अंदर c माइनस एच। इसका मतलब महत्तम पूर्णांक फलन है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच का मान, तो बड़े कोष्ठक के अंदर c प्लस एच फलन लगा दिया यहाँ पर। अब देखो c माइनस एच और c प्लस एच का मान कितना होगा, तो x के मानों की एक संख्या रेखा बनाओ और यहाँ पर लिख दो c। अब देखो c कौन सी संख्या है, c पूर्णांक संख्याओं के मान ग्रहण कर रहा है, तो c एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर c कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। और c से जस्ट नज़दीकी जो पूर्णांक संख्या होती है वो होगी c माइनस 1। जैसे 3 से जस्ट जो छोटी पूर्णांक संख्या होती है वो होती है 2 और 3 से जस्ट बड़ी पूर्णांक संख्या होती है वो होती है 4। मतलब इसमें से एक कम करेंगे तो इससे छोटी पूर्णांक संख्या मिल जाएगी और इसमें एक जोड़ देंगे तो इससे बड़ी पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। और c से जस्ट बड़ी पूर्णांक संख्या होती है c प्लस 1। अब देखो ये तीनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं, तीनों की तीनों क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। अब इस महत्तम पूर्णांक फलन में c माइनस 1 रखेंगे तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान c माइनस 1 होगा,
क्यों? क्योंकि c माइनस एक पूर्णांक संख्या है और इस महत्तम पूर्णांक फलन में यदि हम c रखेंगे तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा c। क्यों? क्योंकि c पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार इस महत्तम पूर्णांक फलन में c प्लस 1 रखेंगे तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा c प्लस 1। और यदि हम c माइनस 1 से बड़ी और c से छोटी संख्या रख दें, c माइनस 1 से बड़ी और c से छोटी पूर्णांक संख्याएं रख दें, तब इस महत्तम पूर्णांक फलन का जो मान होगा वो मान इन दोनों में से छोटी पूर्णांक संख्या के बराबर होगा। तो छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? c माइनस 1। और यदि हम c से बड़ी और c प्लस 1 से छोटी संख्या महत्तम पूर्णांक फलन में रख दें, तब इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान इन दोनों में से छोटी संख्या के बराबर होगा। तो छोटी संख्या है c। अब आओ वापस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? c माइनस एच। तो c माइनस एच का मतलब c में से कम हो गया, तो c में से कम अर्थात c से छोटी संख्या। तो c से छोटी संख्याओं के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान किसके बराबर है? c माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस 1। अब देखो यहाँ पर c माइनस 1 पूर्णांक संख्या है, मतलब एक संख्या है और संख्या को हम क्या कह सकते हैं? अचर फलन। तो यहाँ पर एक अचर फलन आ गया और अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन ही होता है। अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन ही होता है। यहाँ पर देखो c प्लस एच, c प्लस एच का मतलब c से बड़ा। तो ये रहा c से बड़े पूर्णांक, c से बड़ी संख्याओं के लिए इस फलन का मान किसके बराबर है? c के बराबर है। तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 c एक संख्या है। संख्या का मतलब इसको हम मान सकते हैं एक अचर फलन, और अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन ही होता है। अब ज्ञात कर लो c पर फलन का मान। तो देखो c पर महत्तम पूर्णांक फलन का मान किसके बराबर है? c के बराबर है। तो यहाँ पर RHL और फलन का मान ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों LHL के बराबर नहीं है। तो तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर होते तो अक्स बराबर c पर ये संतत होता। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL RHL और फलन का मान ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इन दोनों के बराबर ये नहीं है। तो लिखेंगे अक्स बराबर c पर फलन संतत नहीं है। अक्स बराबर c पर फलन संतत नहीं है। c पर संतत नहीं है और c जो मान ग्रहण करेगा उन मानों पर भी फलन संतत नहीं होगा। c कौन से मान ग्रहण कर रहा है? पूर्णांक संख्याओं के मान ग्रहण कर रहा है। तो लिखेंगे अतः पूर्णांक संख्याओं पर फलन संतत नहीं है, अतः पूर्णांक संख्याओं पर फलन संतत नहीं है। अब देखो सेकंड स्थिति। सेकंड स्थिति क्या है? अक्स पूर्णांक संख्याओं के अलावा अन्य वास्तविक संख्या हो। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, r में से i को हटा दो। r में से किसको हटा दो? i को हटा दो। अब देखो अक्स पूर्णांक संख्याओं के अलावा अन्य संख्या, पूर्णांक संख्याओं के अलावा अन्य संख्याएं भी अनंत होती है, तो हमें अनंत संख्याओं पर देखना है कि ये फलन संतत है या नहीं। तो वही तरीका, माना स्वैच्छिक चर c है। c कौन से मान ग्रहण करेगा? पूर्णांक संख्याओं के अलावा अन्य वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। तो c पूर्णांक संख्याओं के अलावा अन्य वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। अब चेक करो अक्स बराबर c पर। अक्स बराबर c पर पहले देखेंगे LHL,
तो LHL में लिखते हैं लिमिट H टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच। और RHL में क्या लिखते हैं, RHL में लिखते हैं लिमिट H टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच। अब देखो LHL, तो लिमिट H टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच। तो एफ सी माइनस एच का मान कितना आएगा, यहाँ पर बड़े कोष्ठक के अंदर सी माइनस एच पर लगा दिया महत्तम पूर्णांक फलन। RHL में क्या जाएगा, लिमिट H टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच का मान ज्ञात करो यहाँ से, तो x की जगह रख दो c प्लस एच, तो बड़े कोष्ठक में आ गया c प्लस एच। तो c प्लस एच पर लग गया अब महत्तम पूर्णांक फलन, और c माइनस एच पर भी कौन सा फलन लग रहा है, महत्तम पूर्णांक फलन। ये बड़ा कोष्ठक किसको दर्शाता है, ये बड़ा कोष्ठक महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है। अब देखो ये c कौन से मान ग्रहण कर रहे हैं, c पूर्णांक संख्याओं के अलावा अन्य वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण कर रहा है। मतलब c कोई दशमलव वाली संख्या है, c कौन सी संख्या है, कोई दशमलव वाली संख्या है, और प्रत्येक दशमलव वाली संख्या दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में स्थित होती है। जैसे 0.5 की बात करें तो ये भी 0 और 1 के बीच स्थित होता है। 1.1 की बात करें तो ये भी 1 और 2, इन दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में स्थित होता है। तो कोई भी दशमलव वाली संख्या हो वो दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में स्थित होती है। तो यहाँ पर है c, और हम मान लेते हैं कि ये जो c है, यह c पूर्णांक संख्या k और k+1 इनके बीच स्थित है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं c k से तो बड़ा है और k+1 से छोटा है, और k कौन सी संख्या है, k पूर्णांक संख्या है। c कौन सी संख्या है, c तो एक दशमलव वाली संख्या है, और k और k+1 ये दोनों कैसी संख्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, और इन दोनों पूर्णांक संख्याओं के बीच में c स्थित है। तो जब महत्तम पूर्णांक फलन में k रखेंगे तब तो महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा k, और महत्तम पूर्णांक फलन में k+1 रखेंगे तब भी महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा k+1। साथ में k और k+1 के बीच की संख्याएं महत्तम पूर्णांक फलन में रखें। पूर्णांक संख्या k और k+1 के बीच की संख्याएं महत्तम पूर्णांक फलन में रखें, तब महत्तम पूर्णांक फलन का मान इन दोनों में से छोटे पूर्णांक के बराबर होगा, अर्थात k के बराबर होगा। अब आओ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, c माइनस एच। तो c माइनस एच का मतलब c से छोटी संख्या, तो c से छोटी संख्या यहाँ पर है। c प्लस एच का मतलब c से बड़ी संख्या, और c से बड़ी संख्या ये है, और इन दोनों ही संख्याओं के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान k के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 k, और यहाँ पर भी लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 k। अब देखो k मतलब कि एक यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, मतलब एक संख्या को मान सकते हैं हम अचर फलन, और अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन ही होता है। अब आओ फलन का मान ज्ञात करते हैं। तो f ऑफ c पर देखो फलन का मान क्या आ रहा है, c पर फलन का मान आ रहा है k के बराबर, तो लिखते हैं k। तो यहाँ पर देखो LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर हैं, LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान, तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर। इसका मतलब x बराबर c पर फलन संतत है, x बराबर c पर फलन संतत है, c पर संतत है, और c जो मान ग्रहण करेगा उन पर भी क्या होगा, संतत होगा। अतः r-i में फलन संतत है, r-i में फलन संतत है। तो ये जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है यह पूर्णांक संख्याओं पर तो असंतत होता है, सभी की सभी पूर्णांक संख्याओं पर क्या होता है, असंतत, और पूर्णांक संख्याओं के अलावा अन्य जो संख्या हैं इन संख्याओं पर यह फलन संतत होता है।